हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज फिर हम एक नया एक्ट शुरू करेंगे पेपर 7 के लिए। अभी हम छत्तीसगढ़ के एक्ट्स पढ़ रहे हैं और आज जो हम शुरू करेंगे वो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी एक्ट। अब देखिए, हम लोगों ने हर बार जब भी कोई एक्ट शुरू किया है, हमने एक्ट की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता पड़ी उस एक्ट की इंट्रोड्यूस करने के लिए, और नागरिकों या कॉमन सिटीजन्स के लिए क्या महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण पड़ा ये एक्ट, ये हमने बात किया है। तो ऐसे ही ये भी आप समझिए, हम लोगों ने पहले भी इस चीज के बारे में बात कर चुकी है। आई एम सॉरी, वही चीज कंटिन्यू करेंगे कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट, नॉर्मली पब्लिक सर्वेंट से हम क्या बोलेंगे, कोई भी सरकारी अफसर बनता है, तो सरकारी अफसर के साथ क्या आता है, जो आमतौर पर देखा गया है कि बहुत सारे पावर आते हैं, ठीक है, बहुत सारी शक्तियां आती हैं, और इन्हें जो आज भी हमारे सोसाइटी में एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, एक परसेप्शन बना है कि इन्हें जो समाज है इनके एलीट सेक्शन में माना जाता है। अब देखिए, तो यदि कोई एलीट सेक्शन में, पावरफुल सेक्शन में एंटर कर जाता है, तो बहुत बार क्या होता है, उसका ग्राउंड से टच छूट जाता है। माना यह जाता है कि पावर इज करप्टिंग, पावर एक भ्रष्ट फीलिंग पैदा करता है। पावर क्या करता है, आपको ग्राउंड से आपका रिलेशन हटा देता है। तो एक एरोगेंस बहुत बार आप देखोगे किसी भी पब्लिक सर्वेंट में, किसी सिविल सर्वेंट में इनबिल्ट आ जाती है। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये एक एक्ट दिया गया है। अब देखिए, होता क्या है कि बहुत सारी सुविधाएं होती हैं सरकारी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लेते हैं कोई छोटी से छोटी सेवाएं, जैसे कि मान लीजिए हमें आधार कार्ड बनवाना है, ठीक है, तो ये आधार कार्ड क्या एक आम नागरिक, मेरे जैसा पर्सन है, बिना सरकारी संगठन के सहयोग, जो भी ऑफिसर है उसके सहयोग के बिना बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे उसका स्टैम्प चाहिए, सील चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तभी और तभी मुझे ये कार्ड बन के चलेगा। और इस कार्ड के बिना क्या होगा, मेरी बहुत सारी डेली नीड्स की जो चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये कार्ड आवश्यक है, और ये आवश्यक कार्ड कौन अप्रूव कर सकता है? कोई सरकारी अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी अप्रूव कर सकती है। इस वजह से, ताकि वो पब्लिक अथॉरिटी अपने इस पावर का गलत उपयोग ना करे, क्या दिया गया है, ये एक एक्ट लाया गया है, ठीक है। यहां पर कुछ सर्विसेज लिस्टेड रहती हैं और उन्हें एक समय बांध दिया गया है। इस स्टिपुलेटेड टाइम में आपको ये सर्विस देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने किया कि मुझे राशन कार्ड अप्लाई करना है, ठीक है। अब राशन कार्ड के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो पीडीएस की अथॉरिटी है, उन्हें राशन कार्ड 21 दिन के अंदर देना है, ठीक है। तो ये 21 दिन के अंदर इस अथॉरिटी को राशन कार्ड देना ही पड़ेगा। यदि नहीं दिया तो जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसे पैसा देना पड़ेगा कि भैया आपको ये काम सौंपा गया था, आपने ये काम नहीं किया है, तो अब आपको इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से ये एक्ट क्या ला रहा है, इस चीज को यदि हम समझते हैं तो ये पब्लिक सर्वेंट, जो भी सरकारी अफसर है हम बोल सकते हैं, इनको क्या कर रहा है, अकाउंटेबल कर रहा है कि भैया जो भी काम आपको सौंपा गया है उसे आपको करना ही करना है। तो जो सरकारी एटीट्यूड है, कोई बात नहीं, हमारा कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि हम सरकारी ऑफिसर हैं, उस मंशा से ये एक्ट दूर करना चाहता है सरकारी अफसर को। तो इसके दो मेजर पर्पस क्या रहेंगे कि जो पब्लिक सर्वेंट है उन्हें मोर रिस्पॉन्सिव बनाएगा, रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड्स ऑफ सिटीजन। जो सिटीजन चाह रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज, लोक सेवाएं, उससे रिस्पॉन्सिव बनाएगा। और यदि हम नागरिकों की दृष्टिकोण से देखें तो नागरिक को क्या होगा, अच्छी सर्विसेज मिलेगी, बेटर सर्विसेज। तो दो एम क्या हुआ इस एक्ट का, सबसे महत्वपूर्ण होगा जो नागरिक हैं उन्हें उचित सुविधाएं मिली, सेवाएं मिले, और पब्लिक सर्वेंट को क्या किया जाए, रिस्पॉन्सिव बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए टू द ड्यूटी एंड टू द कॉमन पीपल ऑफ छत्तीसगढ़। बात समझ में आई? दिस इज द नीड ऑफ द एक्ट। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो जरूरत क्या हो गई, समझ में आ गया। तो हमें कुछ सर्विसेज दी गई हैं, ये सर्विसेज क्या किया जाएगा, ये सर्विसेज कौन देगा, ये इस एक्ट में लिस्टेड रहेगी।
जो भी सर्विसेज इस एक्ट में लिस्टेड हैं वो क्या किया जा सकता है, उन्हें आपको प्रदान करना होगा। यदि आप फेल हो जाते हो, सरकार जिस भी ऑफिसर को असाइन करती है वो फेल हो जाता है ये सर्विस प्रोवाइड करने में, तो उन्हें जुर्माना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं एक्ट के बारे में। सबसे पहले ये कहां पर है, सेक्शन 1 हमेशा एक्सटेंड का होता है, तो ये जो एक्ट है कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए, सारी सेवाओं के लिए तो हो नहीं सकता, तो कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होता है। और किसके लिए होगा, ये कोई भी सिविल सर्वेंट, यानी कि सिविल सर्विसेज नागरिक सेवाओं के लिए जो लिस्टेड है उनके लिए ये होगा। कहां कहां पर होगा, जो मान लो छत्तीसगढ़ सरकार की कोई भी बॉडी हो, मान लो पीएसयू हो, मान लो कोई डिपार्टमेंट हो, कोई मंत्रालय हो, सभी में वो सर्विसेज में होगा। साथ ही साथ लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, ये सब में होगा। और कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में भी ये होगा। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो कॉमन लोगों के लिए कोई भी प्रशासनिक अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है, वो इसमें कवर आउट होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहां पर होता कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए कोई भी सर्विसेज एक डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक लोक सेवा ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, लोक सेवा ऑफिसर। अब लोक सेवा ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये जो सर्विस रहेगी उसे गिवन टाइम में, स्टिपुलेटेड टाइम में प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके ऊपर दो अथॉरिटी और रहती हैं। कौन सी अथॉरिटी, एक होता है कंपिटेंट अथॉरिटी और तीसरी जो होती है अपीलेट अथॉरिटी। होता कैसा हुआ, लोक सेवा जो अधिकारी है उसे एक समय दिया गया कि कोई भी सर्विसेज की डिमांड की गई तो इस समय सूची के अंदर आपको यह सेवा प्राप्त करनी, प्रदान करनी है जिसने भी डिमांड करी है। लेकिन मान लीजिए लोक सेवा अधिकारी जो है वो इस समय सूची में यह सेवा प्रदान करने में असफल रहा, असमक्ष रहा, तो क्या होगा, ये कंपिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, ये जुर्माना लगाएगी। ठीक है, और इसे बाधित करेगी इस लोक सेवा अधिकारी को कि आप ये सेवाएं प्रदान करें। लेकिन मान लीजिए कोई भी पर्सन जिसने सेवाएं लेना चाह रहा है या फिर ये लोक सेवा अधिकारी अपील करना चाह रहा है, तो उसके ऊपर एक अपीलेट अथॉरिटी भी है जो एक सीमित समय के अंदर, वो सीमित समय है 30 दिन के अंदर, ऑर्डर के बाद अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। बात समझ में आई? तो ये जो है ये 3 ऑर्डर हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो पिरामिडल फॉर्म में कि सबसे नीचे जो है लोक सेवक ऑफिसर, तीसरे में आएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट ऑफिसर, और फिर अपीलेट अथॉरिटी सबसे ऊपर। ऐसे भी आप बना सकते हो। साइड में फंक्शन लिख दो, एक मैप के एक डायग्राम के जरिए आप पूरे के पूरे फंक्शन से एक्ट के जितने भी अथॉरिटी हैं सब कुछ एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, तो ये जो था ये था डेफिनेशन में। कॉम्पिटेंट ऑफिसर आपको समझ में आ गया। तो ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर क्या होगा, ये एक सरकार के द्वारा, कौन सा सरकार, कोई भी जो अपॉइंट करता है, यदि राज्य स्तर पर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, लोकल स्तर पर होगा तो लोकल बॉडी या कोई भी स्तर पर हो सकता है। किसी कंपनी में होगा, सरकारी कंपनी में, तो वो सरकारी कंपनी का भी ऑफिसर हो सकता है, कोई भी अपॉइंट कर सकता है। और इसे क्या ड्यूटी दी गई है कि ये क्या किया जाए, ये फाइन लगा दिया जाए, ये कोई पेनल्टी इंपोज कर दे उस लोक सेवक अधिकारी पर जिसने अपनी सेवाएं समय सूची पर प्रोवाइड नहीं करी है एक नागरिक को। बात समझ में आई? तो ये है कॉम्पिटेंट ऑफिसर। तो बात समझ में आई, कॉम्पिटेंट ऑफिसर क्या है, जो फाइन लगाएगा लोक सेवा ऑफिसर पर जब वो समय सूची के अंदर सिटीजन को सेवा प्रदान करने में असफल रहा है। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करेंगे अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी क्या होगा, ये भी एक ऑफिसर होगा। किसके अंदर हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो सकता है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर हो सकता है, कोई भी किसके अंदर हो सकता है, लोकल बॉडी के अंदर हो सकता है। ये सब में क्या किया जा सकता है, एक ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। ये जो ऑफिसर होगा कम से कम इसकी जो अथॉरिटी होगी या पोजीशन होगी, कंपिटेंट अथॉरिटी, जो कंपिटेंट ऑफिसर अभी हमने पिछले में पढ़ा, उसके कम से कम बराबर होगी। तभी तो भैया
कोई सरकारी ऑफिसर अपने से उच्च ऑफिसर को, हाई पोजीशन वाले ऑफिसर को अगेंस्ट ऑर्डर दे सकता है? नहीं दे सकता। इसीलिए अपीलेट अथॉरिटी की जो पोजीशनिंग होनी चाहिए वो कम से कम इस कंपिटेंट ऑफिसर से बराबर होनी चाहिए या ऊंची होनी चाहिए, ठीक है, और वो उसे देता है। फिर प्रश्न आता है, एक्ट में ही लिखा गया है लोक सेवा क्या है? लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस। तो एक्ट के अंदर क्या किया गया है? कुछ सेवाओं को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 3 के अंदर जो जो पब्लिक सेवाओं को छत्तीसगढ़ सरकार डिफाइन करेगा वो सारी सर्विसेज आती हैं लोक सेवा के अंदर। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब कि कोई भी सेवा को पूर्ण करने के लिए क्या किया जाएगा? एक समय दिया जाएगा, स्टिपुलेटेड टाइम। इस समय के अंदर आपको ये सेवाएं प्रदान करनी है। दिस इज नोन एज द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम क्या हो गया? एक मैक्सिमम टाइम हो गया। इस टाइम के बियॉन्ड सर्विसेज नहीं, इसके पहले आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। किसे प्रोवाइड करना पड़ेगा? लोक सेवा के ऑफिसर को, ठीक है। तो जो मैक्सिमम टाइम परमिटेड है जिसके अंदर लोक सेवा के ऑफिसर को वो जो सर्विस जिसे नागरिक ने डिमांड की है उसे प्रदान करनी होगी, वो जो कहलाता है वो है स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। अब देखो प्रश्न उठता है, पब्लिक अथॉरिटी का क्वेश्चन आया है। पब्लिक अथॉरिटी बहुत जगह हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब वही होता है, पब्लिक अथॉरिटी मतलब कोई भी अथॉरिटी हो सकती है जो क्या करेंगे? जो कहीं पर भी काम करती हो, चाहे वो किसी कानून के अंदर, चाहे वो किसी सरकार के ऑर्डर के अंदर बनाई गई हो, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी है मतलब कि या तो सरकारी संगठन होना चाहिए या सरकार उसका मुख्यतः खर्चा उठा रही है, यानी कि मेजरली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, या फिर कोई एनजीओ भी, गैर सरकारी संगठन भी हो सकता है, लेकिन वहां पर भी खर्चा कौन उठा रहा है? सब्सटैंशियली सरकार उठा रही है, ठीक है। या फिर हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे एक सेक्शन 12 आता है, उसमें स्टेट बोलते हैं, मतलब कि कौन कौन सी बॉडी जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती है। तो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन सी बॉडी आती है? सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी। कौन कौन से लेवल पर गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, या फिर थर्ड टायर यानी कि लोकल बॉडीज। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई प्राइवेट एजेंसी, निजी संगठन भी इस स्टेट के अंदर आ सकता है यदि वो स्टेट का कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा है या फिर स्टेट उसे सिग्निफिकेंटली पैसा दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है। बात समझ में आई? तो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है? सिंपल एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा संगठन जो कि कानून के द्वारा बनाया गया हो या किसके अंदर बनाया गया हो, किसी भी अन्य चीजों के अंदर बनाया गया हो, चाहे वो लॉ के द्वारा बनाया गया है या सरकार के द्वारा एक गठित एजेंसी है, लेकिन वो सरकार के द्वारा ओन्ड है या सरकार के द्वारा सिग्निफिकेंटली फाइनेंस है, सरकार उसका मोटा मोटा पैसा बेयर करता है, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पब्लिक अथॉरिटी। बात समझ में आई? नेक्स्ट है राइट टू ऑब्टेन लोक सेवा, यानी कि अब यहां पर क्या अधिकार दिया गया है कि जो लोक सेवा है उसे आप एक निश्चित समय के अंदर प्राप्त कर सके हो। ये सेक्शन 3 है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है इस पूरे के पूरे एक्ट का। तो यहां पर क्या होगा? हर छत्तीसगढ़ का नागरिक जो भी सेवाएं इस एक्ट के अंदर लिस्टेड हैं, कौन कौन सी सर्विसेज को सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं, हु, किसे यह अधिकार मिला है? तो छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, छत्तीसगढ़ के सिटीजन्स को यह अधिकार मिला है, ठीक है। जो भी छत्तीसगढ़ के लोग, जो भी लोग छत्तीसगढ़ के अंदर रहते हैं, छत्तीसगढ़ नागरिक एक्चुअली कोई शब्द होगा नहीं, तो पीपल रिसाइडिंग इन छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को यह अधिकार मिला है, ठीक है। क्या अधिकार मिला है? व्हाट? तो वो क्या कर सकते हैं? वो बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाओं को एक निश्चित समय के अंदर, एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। अब
विच सर्विसेज यदि पूछा जाए, कौन कौन सी सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सर्विसेज जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में मौजूद करे, नोटिफिकेशन में शामिल करें, वो सारी सर्विसेज को छत्तीसगढ़ के नागरिक, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग ये सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? और सबसे महत्वपूर्ण काम, यदि वो ये सर्विसेज को प्राप्त करने में उन्हें नहीं मिलती है, सरकार या लोक सेवा का जो ऑफिसर है वो ये सर्विसेज को प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है, तो क्या होगा, उन्हें इस जो भी उन्हें नुकसान हुआ वो भरपाई होगी। और कौन भरपाई करेगा? स्टेट गवर्नमेंट का ही कोई ऑफिसर या स्टेट गवर्नमेंट आप बोल सकते हो भरपाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लायबिलिटी टू डिलीवर लोक सेवा इन स्टिपुलेटेड टाइम। अब देखो किसकी जिम्मेदारी रहेगी जो लोक सेवा जो हमने लिस्ट किया वो डिलीवर करेगा। तो हर ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में क्या होगा, एक पर्सन होगा लोक सेवा ऑफिसर, वो जिम्मेदारी उसकी रहेगी कि ये पूरी की पूरी जो सेवाएं हैं आपको निश्चित समय के अंदर डिलीवर करना है। अब ये जो लोक सेवक है, इसका जो ये अधिकारी है, इसका जो नाम रहेगा हर डिपार्टमेंट में महत्वपूर्ण जगह में लिस्टेड रहना चाहिए। महत्वपूर्ण जगह मतलब उनके ऑफिस के बाहर नोटिस में क्लियरली डिस्प्लेड होना चाहिए, यदि उनकी वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी डिस्प्ले करना चाहिए। और इस प्रकार इस पर्सन की लायबिलिटी रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी कि वो सेवाओं को निश्चित समय के अंदर डिलीवर करे। नेक्स्ट है, अब देखो कोई भी मान लो, जैसे समझो ये एक सिटीजन है नितिन नाम का, इसने क्या किया, एक सर्विस डिमांड करी, तो लोक सेवा जो ऑफिसर है उसे एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए कि भैया नितिन ने एक सेवाएं मांगी है, नितिन का राशन कार्ड इशू करो। तो इस पर्सन को तुरंत एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को कि ये सर्विस की डिमांड की गई है। और इसके बाद भी ये डिलीवर नहीं कर पाता है निश्चित समय के अंदर, तो इसे क्या होगा, 100 रुपए की डेली पेनाल्टी लगाई जाएगी। कब तक? मैक्सिमम 1000 रुपए तक। ये क्यों लगाया गया है पेनाल्टी? पेनाल्टी इसलिए लगाया गया है ताकि इस पब्लिक सर्वेंट के पास क्या रहे, एक इंसेंटिव रहे कि भैया मेरे को पनिशमेंट ना मिले, मेरे को पेनाल्टी ना लगे, इसलिए मैं समय के अंदर ये सर्विस डिलीवर कर देता हूं। क्योंकि होता क्या है, एक बार कोई सरकारी नौकरी में आ गया तो वो क्या मानता है कि भैया 60 साल तक तो मेरा भविष्य सिक्योर है, उसके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि वो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करे। ठीक है, तो इस तरीके के कानून के जरिए क्या कर रहे हैं, आप लोक सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को क्या दे रहे हो, आप एक इंसेंटिव दे रहे हो, इंसेंटिव नहीं बोलना चाहिए, एक पनिशमेंट दे रहे हो कि भैया काम अच्छे से करो, नहीं तो हम तुम्हारी सैलरी में से पैसा काट लेंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनाल्टी कब कब लगेगी। सबसे पहले क्या आप उन्हें नोटिस देना पड़ेगा? पेनाल्टी कब किस किस सिचुएशन में आप समझो नहीं लगेगी? यदि मान लो उस पर्सन को नोटिस ही नहीं मिला, जो लोक सेवक अधिकारी है उसे इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं भेजा गया, तो पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, इस लोक सेवक ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो क्या करे, जब कंपिटेंट ऑफिसर इस पर फाइन लगाए तो उसके पहले भैया इसकी बात तो सुने। यदि इस ऑफिसर की बात भी ना सुने तब बिना बात सुने आप फाइन नहीं लगा सकते। मतलब कि इस लोक सेवक अधिकारी को क्या मिलना चाहिए, एक अधिकार मिलता है कि वो अपनी बात को कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने, कंपिटेंट ऑफिसर के सामने पेश करे। ठीक है, तभी और तभी फाइन लग सकता है। मान लीजिए जो पर्सन ने, एक नागरिक ने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन में बहुत सारी गलतियां थी, तो भी नहीं लगाया जा सकता फाइन। और इस लोक सेवक अधिकारी ने उस गलती के बारे में उस नागरिक को इन्फॉर्म भी कर दिया कि भैया ठीक करो, फिर भी इस बंदे नहीं कर रहा है। मान लीजिए तीसरी स्थिति, कोई ऐसी आपदा आ जाए, कभी मान लीजिए कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्ट्स ऑफ गॉड आ गए, भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, क्या ऐसी स्थिति में यह पॉसिबल रहेगा? नहीं रहेगा। या मान लीजिए कुछ कम नेचुरल चीजें, 15 दिन से सरकारी सर्वर डाउन चल रहा है, तो ये सर्विसेज कहां से प्रदान करेगा? तो क्या ऐसी स्थिति में लोक सेवक अधिकारी को पेनाल्टी लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए। दिस इज व्हाट इट मींस। मतलब कि पेनाल्टी सिर्फ और सिर्फ तभी लगाई जा सकती है जब इसकी सुनवाई हो कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने, नंबर 1। यदि कोई एरर हो
उस एरर को एप्लीकेंट ने रेक्टिफाई नहीं किया हो, या फिर किसी ऐसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस की वजह से जब काम करना संभव ही ना रहा हो, ऐसी स्थिति में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। वरना नॉर्मल पेनल्टी कितनी है, 100 रुपए प्रतिदिन की रेट से, और ये मैक्सिमम पेनल्टी है कितनी, 1000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। बात समझ में आई। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपिटेंट ऑफिसर। तो जिस जिस डिपार्टमेंट में लोक सेवक अधिकारी होगा उस डिपार्टमेंट में क्या होगा, एक या एक से ज्यादा पर्सन कंपिटेंट ऑफिसर भी होगा। लेकिन हम ऑलरेडी बता दिए कंपिटेंट ऑफिसर की जो रैंक होनी चाहिए, कम से कम जो रैंक है जो लोक सेवक है उससे ऊपर होनी चाहिए। ऐसे ही कंपिटेंट का जो अपील अथॉरिटी होता है, अपीलेट अथॉरिटी, उसकी जो रैंक होनी चाहिए वो कंपिटेंट अथॉरिटी से और ऊपर या बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे लायबिलिटी फॉर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू ऑब्टेन लोक सेवा। मान लीजिए मुझे कोई सेवाएं चाहिए, तो मैं क्या किया, गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिया, ठीक है, दस्तावेज गलत दे दिया, जैसे कि गलत आधार कार्ड दे दिया। मेरे को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने फर्जी बना दिए, मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये सब चीजों के लिए जो एप्लीकेंट रहेगा, एप्लीकेंट को क्या रहेगा, एक क्रिमिनल चार्ज इनिशिएट किया जा सकता है। बात समझ में आई। तो जो भी जिम्मेदारी रहती है कोई भी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए, वो क्या होती है, वो एप्लीकेंट की होती है। एक चीज आपने देखा होगा, 2014 से एक सिस्टम चालू हो रहा है सेल्फ अटेस्टेशन का। कोई भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसे हम सेल्फ अटेस्ट करते हैं, और ये दिया जाता है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही दस्तावेज मैंने आपको दिया है, और ये सही दस्तावेज दिया है, ये मैं खुद साइन करके कर रहा हूं। पहले क्या होता था, पहले किसी सरकारी ऑफिसर के पास, गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, उनसे अटेस्ट करवाना पड़ता था, बड़ा टीडियस प्रोसेस होता था। अब सेल्फ अटेस्टेशन का जमाना आ गया है कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुद सेल्फ अटेस्ट करो और काम बन जाएगा। बात समझ में आई। तो जब हम सेल्फ अटेस्ट कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि भैया ऊपर दी गई सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी सही है और हमने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो सरकार बोलता है यदि आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो क्या होगा, आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू अपील। अब मान लीजिए कंपिटेंट ऑफिसर के जो भी ऑर्डर है उससे अपील करना है, तो उसके लिए एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई। अब जो अपीलेट अथॉरिटी है, एक बार कंपिटेंट अथॉरिटी जजमेंट दे दी गई, उसके 30 दिन के अंदर आपको अपील करना है अपीलेट अथॉरिटी के अंदर, और अपीलेट अथॉरिटी के पास 45 दिन का समय है, 45 डेज का समय है। इस 45 दिन के अंदर उन्हें क्या करना होगा, पूरी की पूरी जो कुछ भी है वो इन्हें डिसाइड करना होगा कि अपील का जजमेंट कैसा होगा। एक बार ये अपीलेट अथॉरिटी का जजमेंट आ गया, वो क्या होगा, वो फाइनल होगा, और यहां पर कोई भी अब आगे कार्रवाई इस चीज में नहीं की जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीम्ड सर्विस कंडीशन। अब देखो हो क्या रहा है, यहां पर एक अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट किया गया, लोक सेवा ऑफिसर, एक कंपिटेंट ऑफिसर, एक अपीलेट ऑफिसर, 3 ऑफिसर की नियुक्ति की गई। तो ये जो ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, ये इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो नौकरी के टर्म्स एंड कंडीशन है, पेनल्टी लगाया गया, कुछ और कंडीशंस, उसमें सब में क्या है, ये जो रूल है इस एक्ट के वो लागू होंगे। लेकिन क्या जो उनकी नियुक्ति जिस पोस्ट के लिए होगी वो वाले रूल लागू होंगे? ये रूल लागू होंगे, लेकिन उसके ऊपर जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी एक्ट के रूल्स हैं, प्रावधान है, वो भी लागू होंगे। तो ऐसा नहीं जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ उसकी सर्विसेज हैं वो चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी, कुछ एडिशनल कंडीशंस लागू हो जाएंगी इस ऑफिसर के ऊपर इन एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। फाइनली लास्ट है पावर टू मेक रूल्स। यार ये तो इतने बार पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसे एक्ट बनते हैं उसके अंदर का रूल कौन बनाता है? सरकार बनाती है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बनाएगी रूल्स। बहुत सारी चीजों में रूल्स बनते हैं यार, कि सबसे पहले मान लो लोक सेवा ऑफिसर है तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पेनल्टी यदि मान लो कभी इस पर लगती है तो वो पेनल्टी कैसे रिकवर की जाएगी, रिकवर कितने समय के अंदर की जाएगी,
वो पैसा जो हुआ वो कहां पर दिया जाएगा। ऐसे ही कंपिटेंट ऑफिसर है तो उसे किस पोस्ट में नियुक्त किया जाएगा। क्या एक डिपार्टमेंट में एक ही कंपिटेंट ऑफिसर होना चाहिए, कितने पेंडिंग केसेस के लिए कितने कंपिटेंट ऑफिसर होने चाहिए, जितनी भी चीजें हैं वो सारे रूल्स में अंदर डिफाइन होती है। नेक्स्ट आ जाओ सर्विसेज के अंदर। तो रूल बुक में मेंशन रहेगा कौन कौन सी सर्विसेज इस एक्ट के अंदर कवर हैं, क्या क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और कैसे इस एक्ट को लगातार इंप्रूव करना चाहिए। ये सारे रूल्स कौन बनाता है, छत्तीसगढ़ सरकार बनाती है। और जैसे ही रूल बनाती है जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस रूल बुक को कहां पर पेश करना होगा, उस रूल बुक को पेश करना होगा छत्तीसगढ़ की विधानसभा में। विधानसभा जब उसे पारित कर दे उसके बाद वो रूल्स एक्चुअल में एक्टिवेट हो जाता है और ये इसके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो था ये था छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011। अब देखिए होता क्या है, ये एक्ट की यूटिलिटी यदि आप समझेंगे ना, इस एक्ट में ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज इनकॉर्पोरेट किया जाए तो बहुत ही बढ़िया एक्ट हो जाएगा। ये एक मॉडल एक्ट बन जाएगा जो छत्तीसगढ़ को एक मॉडल स्टेट बना सकता है गवर्नेंस के टर्म्स में। लेकिन अभी जो इस एक्ट की यूटिलिटी है बहुत ही लिमिटेड है, बात समझ रहे हैं। तो जरूरत क्या है कि हमें इस एक्ट, इन तरीके की एक्ट के ऊपर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी सेवाएं हैं इस एक्ट के अंदर कवर हो। समय सीमा एक निश्चित तय की जाए, अपीलेट अथॉरिटी और कंपिटेंट अथॉरिटी की नियुक्ति सही समय से हो, इनके पावर्स बढ़ाए जाएं ताकि ये लोक सेवा के जो ऑफिसर हैं उन पर सही तरीके से कार्यवाही कर सकें यदि ये सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो इन प्रकार की जो प्रेशर है वो हमें अपने सरकार के ऊपर डालना है ताकि जो छत्तीसगढ़ का शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक स्मूथ सेंटर्ड बने। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप देखोगे ये सारे जो एक्ट हैं ये एक्ट हैं गुड गवर्नेंस के लिए। तो गुड गवर्नेंस में कुछ टेनेंट होते हैं, जैसे कि वो होता है स्मार्ट, वो होता है सरकार अकाउंटेबल होती है, मोबाइल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ये कुछ टेनेंट हैं जो डिफाइन करते हैं गुड गवर्नेंस। इसे शॉर्ट में आप समझ सकते हो एक्रोनिम से स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट मोबाइल, मोबाइल मतलब आईसीटी के जरिए गवर्नेंस एनेबल हो, ई गवर्नेंस अवेलेबल हो। ए अकाउंटेबल, यदि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है तो सरकार को अकाउंटेबल किया जा सके कि आप ये क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, लोग प्रश्न पूछ सके और जो सरकार इलेक्ट हुई है, चुनाव से सेलेक्ट की गई है, उसे हम क्वेश्चन पूछ करें, उसे हम दबाव डाल सके उस सरकार के ऊपर कि भैया हमने आपकी नियुक्ति की है, आप हमारी डिमांड्स क्यों नहीं पूरी कर पा रहे हो। रिस्पॉन्सिव यानी कि जो जनता की डिमांड है उसके हिसाब से कानून बने, उसके हिसाब से वो सब चीज करें, सेवाएं प्रदान करें। और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। जितने भी सरकार के नियम आते हैं, जितने भी जो कोई भी रेगुलेशन आते हैं, सरकार के नोटिफिकेशन आते हैं, किस बेसिस में उस नोटिफिकेशन में पहुंचा गया, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखे गए ताकि ट्रांसपेरेंसी के कारण कभी भी करप्शन ना हो सके ग्राउंड में। तो ये जो है ये गुड गवर्नेंस के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ये जो कानून है अभी हमने पढ़ा ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये गुड गवर्नेंस की तरफ छत्तीसगढ़ सरकार का एक निश्चित कदम है जो हम सिटीजन्स को इंश्योर करना है कि हम और ज्यादा डिमांड करें और इसी राह पर, गुड गवर्नेंस के राह पर छत्तीसगढ़ के राज्य को आगे बढ़ाते चले। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।